हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम एमसीक्यू बूस्टर सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस दोनों पार्ट देखे होंगे और साथ में आपने प्रोमो वीडियो भी देखा होगा। तो उम्मीद है आप वो देख चुके होंगे और आपने प्रीवियस 2 पार्ट के माध्यम से ये भी देख लिया होगा कि किस तरीके से आप 100+ एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने फिर से 10 नए क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि एमसीक्यू को वैसे हमें सॉल्व करना कैसे चाहिए। तो आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। नंबर 2, एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। ठीक है, ये दोनों लाइन काफी अच्छी हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कई सारे बच्चों को इसका आंसर पता चल गया होगा। खैर, हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं कि यहाँ पे टिक्का मार के बस आगे चलें। हमारा उद्देश्य है इन्हीं 2 क्वेश्चन से और नए क्वेश्चन जनरेट करना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा, बल्कि मूल अधिकार के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचार है उसको भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा, तो फिर किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? तो इसको एम हिदायतुल्लाह ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब आप कई सारी चीजें और याद रखना, जैसे मुंशी जी ने क्या कहा था भविष्य फल के बारे में, है ना, कुंजी किसने कहा था, ये सारी चीजें आप याद रखना। मैंने ऑलरेडी आपको जब प्रस्तावना आएगी तो भी बताएंगे, जब क्या कहते हैं आपने पढ़ा था इंडियन पॉलिटी की बेसिक बुक में, वहां पे भी आपको मैंने अपनी क्लास में बताया था। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि प्रस्तावना के बारे में और वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन पे क्वेश्चन बनता है। पहला, एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या प्रस्तावना विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाती है? तो निर्बंधन वास्तव में इंडियन पॉलिटी का वर्ड है, हिंदी ट्रांसलेटेड, तो निर्बंधन को सामान्य रूप से रोक बोलते हैं। क्या रोकती है विधायिका के कार्यों को? तो नहीं रोकती। दूसरी चीज, क्या प्रस्तावना विधायिका के लिए स्रोत है कानून का? तो भी नहीं, अर्थात ये दोनों तरीके से इंडिपेंडेंट है, इसका विधायिका से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन दे दे विधायिका के कृत्यों पर रोक लगाती है, विधायी अंगों के लिए एक स्रोत है, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, एक और बात, प्रस्तावना क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, एक और बात कि प्रस्तावना में क्या अमेंडमेंट हो सकता है, यानी कि संशोधन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, बट इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम में ना डाले, यानी कि मूल संरचना प्रस्तावना के कारण प्रभावित ना हो। ठीक है, एक और बात कि प्रस्तावना को मूल संरचना किस में माना गया? तो केशवानंद भारती केस में। प्रस्तावना क्या संविधान का अभिन्न अंग है? तो बिल्कुल है, और इसी एसआर बोम्मई केस के बाद केशवानंद भारती केस में भी इसे अभिन्न अंग माना गया। ठीक है, क्या प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ? तो हाँ। क्या 2 बार हुआ? ना, 1 बार हुआ। 1 बार अगर हुआ तो किस अमेंडमेंट के माध्यम से? 42 अमेंडमेंट के माध्यम से। किन किन को जोड़ा गया? तो साहब 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद को, अखंडता को, पंथ निरपेक्षता को। क्या ये तीनों शब्द पहले नहीं थे? तो पहले नहीं थे। क्या विचार में थे? विचार में थे, लेकिन प्रस्तावना में लिंक नहीं किए गए। तो आपसे एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के पहले प्रस्तावना का क्रम बताएं क्या था शब्दों का। मान लो आपको 5-6 दे देगा वर्ड शुरुआत के कि लोकतंत्रात्मक, ठीक है, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, इनको क्रम में लगाइए। या ये पूछेगा क्या ये शब्द मूल प्रस्तावना में थे? तो हाँ थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या क्या जोड़े गए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इतने प्रकार के आप क्वेश्चन समझ गए। अब एक बात और बतानी है, इंटरेस्टिंग वाली, कहीं आपसे पूछी नहीं जाएगी। जैसे आप देखते होंगे एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? एसआर बोम्मई वास्तव में एक कोई पर्सन होंगे जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस किया किसी भी चीज को लेकर। ऐसे ही केशवानंद भारती कोई पर्सन रहे जिन्होंने स्टेट के अगेंस्ट, यानी कि इंडिया के खिलाफ केस किया।
बहुत सारे जब आप सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या सेशन कोर्ट के जब जजमेंट पढ़ते हैं या आपके मोहल्ले में गांव में किसी से विवाद होता है तो बनाम नहीं होता है कि वादी बनाम प्रतिवादी, तो वही यहाँ पे भी सिचुएशन होती है, ठीक है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने लगभग 2010 में सुभाष कश्यप की बुक पढ़ी थी तो पहली बार मुझे किसी ने रिकमेंड किया सुभाष कश्यप पढ़ लो, है ना, और डीडी बसु पढ़ लो। तो मैंने कहा कि ये मुझे समझ में आ जाए। जब मैंने किताब ओपन की तो उसमें केस ही केस थे सारे, समझ में नहीं आया। धीरे धीरे लोगों से पूछा, बाद में समझ में आया कि अच्छा इनका मतलब ये होता है, फिर जाके मैं अब आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए पहला गलत है तो पहला हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जब आपको ये पता चल जाता है ना कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है तो ऑप्शन में आके ये चेक किया करो पूछा क्या है, पूछा है सत्य है तो इस पे गोला लगा दिया। अब पता है कि पहला गलत है तो ये कट कर दिया और ये हो गया कट, ठीक है। अब हमारे पास ये दो बचे, अगर बी भी गलत हो जाए तो हमें यहाँ पे फिर क्या पता चलेगा, डी, कि यहाँ पे कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है, क्योंकि एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। अब बात आती मूल संरचना के बारे में, तो क्या मौलिक संरचना या मूल संरचना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी, तो नहीं है। क्या संविधान ने इसे परिभाषित किया है, तो नहीं किया है। तो कौन करता है इसे, भारतीय न्यायालय या कहें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समय दर समय डिफाइन करती है कि कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। और वास्तव में ये तब से लेके आज तक एक विवादित इशू रहा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पे डिफाइन करता है कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसलिए इस पे रोक लगाओ। जैसे अभी हाल ही में करंट इशू चल रहा है हिजाब के विवाद को लेके, ठीक है। तो क्या हिजाब का विवाद बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है या नहीं, मतलब पंथ निरपेक्षता के अगेंस्ट है या नहीं, या उसके समर्थन में, तो इस पे डिबेट हो सकती है, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या संविधान में कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है ठीक है, ये कोई भी चीज़ आपको नहीं याद रखनी है। चलिए अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको प्रेम्बल पूरी तरह से रटी हो, और मैंने आपको कई बार कहा कि प्रेम्बल रट लेना। मैंने आपको बोला है कि आप यूपीएससी के लिए प्रेम्बल रट लो, आर्टिकल 1 से लेके 51 तक रट लो, 51 का के 11 के 11 पॉइंट यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को रट लो, कम से कम इतना तो रट ही लो, बाकी कुछ रट पाओ या ना रट पाओ, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, कहा गया कि 4 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, 4 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, 3 प्रकार की समानता की चर्चा की गई है। तो एक बात बताओ, आपने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था या परसों की क्लास में पढ़ा था कि प्रस्तावना क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात की, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब क्या कह रहा, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो भैया ये गलत हो गया और ये भी गलत, तो ये कट कर दो, ये कट कर दो। 3 प्रकार की समानता की बात, तो 3 प्रकार की समानता नहीं। अब यहाँ पे एक लाइन लास्ट में मैंने बोली थी कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो बिल्कुल सही तारीख दी है 26 नवंबर 1949, तो चौथा हमारा सही है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो ये आप कट कर सकते हैं। और वैसे भी दूसरा जब गलत था तो आपके कट हो जाते, केवल सी बचता, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। बाकी आपको प्रेम्बल याद रखनी है, ये तथ्य याद रखना है कि समानता 2 प्रकार की है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार के। सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको प्रस्तावना को रटना ही रटना है, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 26 जनवरी है ना, नहीं 24 जनवरी 1950 को क्या क्या शामिल किया गया था संविधान में, ठीक है, बताइएगा। चलिए अगला हमारा क्या है कि भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है। देखो भारत का जो लोकतंत्र है, आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो भारत के लोकतंत्र के बारे में क्या कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। आप हमेशा ये 2 वर्ड हर जगह सुनते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब यह है कि हेड ऑफ स्टेट को पब्लिक जो है या कहें आम जनमानस लोग हैं वो कैसे चुनते हैं। हेड ऑफ स्टेट का मतलब जो राज्य का प्रमुख होता है। भारत में राज्य का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है क्या? बिल्कुल भी नहीं। भारत में राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। भारत में राज्य का प्रमुख अगर राष्ट्रपति है तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव को आम जनता कंडक्ट करती है? तो नहीं। आम जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के लोग चुनते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के जहां पे विधानसभाएं हैं वो लोग चुनते हैं। तो एक तरीके के ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, इसीलिए हम भारत के लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम अमेरिका के चुनाव को कहते हैं क्योंकि वहां पे जनता डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का डिफरेंस। अब बात आती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या क्या खूबसूरती हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। जनमत संग्रह, पहल, प्रत्यावर्तन एंड जनमत निर्णय। अर्थात जब भी किसी भी राष्ट्रपति को चुना जाएगा या वहाँ के किसी प्राइम मिनिस्टर को चुना जाएगा तो होता क्या है कि अपने यहाँ क्या है कि 5 वर्ष का टेन्योर है तो 5 वर्ष का ही है जब तक आपको विश्वास प्राप्त है। बट वहाँ पे भले ही आपका 5 वर्ष का टेन्योर हो, अगर पब्लिक को लगता है कि आप सही से काम नहीं कर पा रहे तो आपको वापस बुला लेंगे। इससे एक खूबी ये है, हालांकि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, वो मेन से बताएंगे। ये होता है कि सरकार जो है जनता के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है। अपने यहाँ क्या है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, नेताजी आएंगे 3 दिन 2 दिन आएंगे, उसके बाद 5 साल आएंगे ही नहीं, और कोविड में तो दिखे ही नहीं। बट अमेरिका में आप देखना कि कोविड टाइम पीरियड पे भी जितने भी वहाँ के एमपी थे, ठीक है, वो सब के सब जाते थे पार्लियामेंट मेंबर, वो सब के सब पब्लिक से इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें चारों की चारों किसकी विशेषताएं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की है। तो ये भारत के बारे में गलत हो गया, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आप यहाँ पे देख लिए। अब अगला आर्टिकल क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसके धर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। तो आपको पता है कि एसके धर आयोग वास्तव में 1956 के समय क्या हुआ, पोट्टी श्रीरामल्लू नाम के एक व्यक्ति, गांधीवादी व्यक्ति, उन्होंने वो आंदोलन करते हैं आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट की मांग के लिए। ऐसी बात इसलिए होती है क्योंकि 1929 की नेहरू रिपोर्ट में, 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि जब हमारा मुल्क आज़ाद होगा, जब देश भारत आज़ाद होगा तो हम देश का गठन भाषाई आधार पे करेंगे। ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि 1920 में कांग्रेस की जो कमेटियां बनाई गई प्रांतीय, उनको भी भाषा के आधार पे ही बनाया गया। बट 1940 के दौर में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जब 2 नेशन थ्योरी को इन्वॉल्व किया गया और ये इवोक करने की कोशिश की गई, ये इम्पोज करने की कोशिश की गई कि इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, मुस्लिम कंट्री एंड हिंदुइज्म कंट्री। मतलब उनका मानना ये था, ठीक है। अर्थात 1947 में जब धार्मिक आधार पे 2 भूखंडों का निर्माण हुआ, जिसमें एक भारत बना और एक पाकिस्तान बना, तब भारत के नेताओं ने इस नीति को त्याग दिया। लेकिन कुछ लोग तो जिद में थे कि आपने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस क्यों नहीं निभा रहा है। तो इसके लिए फिर सरकार ने कई आयोग गठित किए कि चलो अच्छा एक बार हम फिर भी देख लेते हैं, अगर गठित किया जा सकता है तो गठित करेंगे। तो उसी में से थे एक एसके धर आयोग। इन्होंने ये कहा था कि भाई साहब कुछ भी करना, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करना, आप प्रशासन के आधार पर गठित कर देना। तो ये गलत हो गया और यही पूछा तो ये सही हो गया। खैर, हमने आपको यहाँ दोनों बता दिया कि एसके धर ने क्या कहा, ठीक। फिर इसी के बाद एक समिति बनी जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भी एक समिति बनाई, लेकिन इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। बट आगे चल के एक और कमीशन बनता है 3 मेंबर का, जिसको फजल अली आयोग बोलते हैं। उसमें 3 मेंबर थे, हृदयनाथ कुंजरू, के.एन. पडिक्कर और फजल अली। नाम फजल अली का था क्योंकि हेड थे। तो इन्होंने ये कहा कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन
एक भाषा एक राज्य का गठन नहीं कर सकते। अर्थात आप आंध्र प्रदेश का गठन करो, बट आंध्र प्रदेश में केवल आंध्रा बोलने वाले नहीं होंगे, वहां पे तमिल भी हो सकते हैं, तेलुगु भी हो सकते हैं, मलयालम भी हो सकते हैं। इसीलिए देखिएगा आज भी तमिलनाडु में तमिल वाले डिमांड करते कि हमें अलग कर दो, कर्नाटक वाले कन्नड़ के लिए कहते हैं अलग कर दो, क्योंकि आज भी उनका मन यही कि हमें एक भाषा एक राज्य पे डिवाइड करो। और इसी चीज को आंध्र प्रदेश के बाद 2014 तक आते आते तेलंगाना ने भी यही किया, तो इसलिए आपने देखा होगा तेलंगाना अलग हो गया है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय 1956 के समय। अब आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा कि 14 राज्यों के बाद किन किन राज्यों का गठन हुआ या उनके गठन का क्रम क्या है, तो वो लिस्ट आपको याद रखनी है और वो रट्टा ही मार के याद होगी और कोई वो नहीं है, तो आप ट्रिक्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, याद करना है आपको किसी भी तरीके से। ठीक है, वर्तमान में हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और बनेगा कि एसके धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग का संबंध किससे, तो आप बता सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम से। हो सकता है आप जेवीपी समिति में कंफ्यूज हो जाएं, आगे चल के जब आप पंचायती राज पढ़ते हैं वहाँ पे भी एक समिति आती है, दिमाग से मेरे चली गई, जे से ही नाम है उसका भी, चलिए आगे याद आएगी तो बताएंगे उसको। जेवीपी समिति ये है और उसका भी नाम जे से ही है, खैर कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना, मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन था, पोटी, सीरामल्लू वगैरह। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया। हमने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल 1 जो है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वहाँ पे ये बात कही गई है। तो बिल्कुल सही बात है कि फेडरेशन शब्द का हमने कहीं पे भी उपयोग नहीं किया है और हमने इंडिया को शब्द का प्रयोग किया है आर्टिकल 1 में। ठीक है, बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है, तो आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको बताएं जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि भारत में जो स्टेट्स हैं क्या वो किसी समझौते का परिणाम है, तो बिल्कुल भी नहीं। बट क्या यूएसए में जो स्टेट्स हैं वो समझौते का परिणाम है, तो बिल्कुल हाँ। यूएसए में 13 स्टेट्स मिलके उन्होंने यूनाइट किया था, बाद में 13 जाके 50 के आसपास बन गए, है ना। तो वो एक समझौते के तहत आए थे जिसको वॉशिंगटन समझौता उस समय नाम से जाना जाता था, तो ये लोग उसके तहत आए थे। ठीक है, तो उन्होंने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट इंडिया में समझौते का परिणाम नहीं था। यूपीएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। एक बात और कि क्या अमेरिका में स्टेट्स राज्य से स्टेट केंद्र से अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो नहीं अलग हो सकते। ठीक है, क्या इंडिया में स्टेट केंद्र से अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या इंडिया में स्टेट्स को समाप्त किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। क्या सेंट्रल को समाप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या अमेरिका में स्टेट्स को समाप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि स्टेट संघ से ना तो अलग होंगे और ना ही संघ स्टेट को समाप्त करेगा। ठीक है, और ना ही स्टेट संघ को समाप्त करेंगे। अर्थात अमेरिका जो है वो अविभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है, वहां 50 हैं तो 50 ही रहेंगे। इंडिया में कभी 29 हो जाएंगे, कभी 26 हो जाएंगे, कभी 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इंडिया कैसे समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है, कि राज्य को विभाजित कर देंगे बट संघ को विभाजित नहीं करेंगे। इसलिए आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश को 5 पार्टों में बांटने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अगला है यहाँ पे, ये क्वेश्चन वैसे आपसे पूछेगा नहीं बट देख लीजिए कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी पूछा है, कौन सा सही नहीं है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश तब तक नहीं किए जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र, नाम व सीमा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संसद संविधान के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित प्रावधानों में बदलाव के लिए संविधान की पहली व चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। ठीक है, भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के 368 के तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। देखो ये चारों लाइनें एक साथ क्वेश्चन में तो नहीं आएंगी बट अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखो ये विश्लेषण आप चाहे तो इसको स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा,
इसको आराम से देखिए। जब भी आपको मैंने बताया था कि इंडिया में जो स्टेट्स का निर्माण होगा, ठीक है, वो 368 के तहत संशोधन से नहीं होगा, वो सामान्य बहुमत से होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया किसी को अपना टेरिटरी देता है तो क्या है कि उसको 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको बोला क्या था कि 100 जो अमेंडमेंट था उसमें कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दी थी और कुछ टेरिटरी बांग्लादेश ने हमें दी थी, ठीक है। तो वो इसी से संबंध है। फिर आता है नए राज्यों के निर्माण में। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता है कि संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यक है। तो आपसे इन पे क्वेश्चन बन सकता है कि सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट न किया गया हो। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि 368 के तहत संविधान संशोधन करना आवश्यक नहीं है। साधारण मान लो यहाँ पे उल्टा कर देगा COD को, मतलब यहाँ कर देगा कि 368 के तहत संशोधन करना आवश्यक नहीं है, और यहाँ पे भी कर देगा या दे देगा कि 368 के तहत किस किस को संशोधित किया जाता है ना। तो आपको याद रखना है कि नए राज्यों को नहीं किया जाता बल्कि टेरिटरी को दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। अब ये बात आती है क्रम को कैसे आपको याद रखना है। तो इसका तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मैं तो आपको नहीं बताने वाला, इसके लिए आपको पूरी की पूरी लिस्ट याद रखनी है। लिस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो ये लिस्ट आप पूरी की पूरी रट लें, ठीक है, तभी आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे। कि छत्तीसगढ़ किस पे 26वां बना था, उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां, तेलंगाना 29वां, ठीक है। बट लद्दाख और जब जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया तो वो यूटीज में तब्दील हो गए, तो एक कम हो गया, तो आज हमारे पास 28 हैं, ठीक है। दादर नागर हवेली जब थी उस समय तो 7 हमारे पास कहते हैं यूटीज होती थी, बट 2 यूटीज और बन गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो टोटल 9 हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने दादर नागर हवेली के साथ में दमन और दीव को मिला दिया, तब जाके हमारी एक यूटी और कम हो गई, तो आज हमारे पास 8 बचे। यानी कि जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 फरवरी 2022 को, तो हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें 3 में विधानसभाएं हैं, ठीक है। चलिए गुजरात 15वां बना, यहाँ से याद रखना कि 14वां तक हमने याद कर लिया था। गुजरात 15वां, नागालैंड 16वां, हरियाणा 17वां, हिमाचल 18, मणिपुर 19, त्रिपुरा 20, मेघालय 21, सिक्किम 22, मिजोरम 23, अरुणाचल 24, गोवा 25, छत्तीसगढ़ 26, ठीक है। 27 उत्तराखंड, 28 झारखंड, तेलंगाना 29। ऐसे आपको ये पूरी लिस्ट याद रखनी है, फिर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दादर एवं नागर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। पुडुचेरी पुर्तगाल के अधीन था। आपको पता है कि पुडुचेरी पुर्तगालियों के अधीन नहीं था, पुडुचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही बात है, ये आपको याद रखना है। कारिकल यनम माहे, ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। आपने मैपिंग का शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने दिया है किस स्टेट की कौन सी राजधानी पुडुचेरी कितने में है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये गलत हो गया दूसरा, तो दूसरा आपने कट कर दिया। अब बचा AC, तो ये हमारा फ्रांसीसी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली थे, और ये हमारा तीसरा सही है, ठीक है। क्या हो गया इसको, पुडुचेरी 3 राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कथन सही है, हाँ ठीक ही तो बोल रहा है, पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। तो यहाँ पे क्यों कह रहा है कि A सही है? ये देखो यहाँ पे है ना मिस, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये आप इसको सही कर लेना। यहाँ पे A गलत दिया हुआ है क्योंकि केवल कथन तीसरा जब सही है तो यहाँ तीसरा ही आएगा। अगर ये पूछा होता कि हाँ कौन सा नहीं सही है, कौन कौन से, तो हम बताते हो, तब भी गलत हो जाता। तो आप यहाँ पे एरर सही कर लो, यहाँ पे ये इसकी C आएगी, ठीक है, केवल 3। तो आप देख सकते हो तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, केरला में है। कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। दादर नागर हवेली पुर्तगालियों के अधीन था और पुडुचेरी फ्रांसीसियों के। आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, ठीक है, 1961 में। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है कि 7वें संविधान संशोधन, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपको नहीं याद रखना, बेकार टाइप का है, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि 10-10 करके देखते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, इसके सारे MCQ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।